हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका एमटीएस परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उनको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो जब बात करेंगे हड़प्पा कालीन की, तो जो लोहा मिला था वो आपका बाद में मिला था, यानी ऐतिहासिक काल में आपका क्या मिला था, लोहा मिला था। उससे पहले आप कोई भी लोहा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है। जो मगध साम्राज्य था, तो मगध साम्राज्य में जाके, ठीक है, मगध साम्राज्य के टाइम पे जाके क्या मिला था, आपका लोहा मिला था। उससे थोड़ा पहले मिल गया था, जिसकी वजह से मगध साम्राज्य का विकास हुआ था। तो हड़प्पाकालीन समय में कोई भी लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते, जबकि तांबा तो पहले से चला आ रहा था। चांदी और लोहे सोने के साक्ष्य आपके मिल चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताया था, और पूरी कहानी भी समझाई थी कि इसके क्या परिणाम हुए थे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे। तो जब बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के खिलाफ 4 युद्ध लड़े हुए थे, जिसमें से 2 लड़े थे हैदर अली ने, और 2 लड़े थे हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने। ठीक है। कुल मिला के 4 युद्ध लड़े गए थे इंग्लैंड और अंग्रेज और है मैसूर के बीच, जिनको आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहा जाता है। कितने युद्ध हुए थे, तो 4 युद्ध हुए थे। नेक्स्ट है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो देखिए, मैंने आपको समझाया था, किसी वीडियो में समझाया होगा, मतलब प्रैक्टिस सेट में, कि ये जो आपकी होती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, और 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, और 30.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। इन दोनों के बीच का क्षेत्र होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो इस क्षेत्र में पड़ती ही पड़ती हैं, चाहे सूर्य, क्योंकि सूर्य जो चक्कर लगाता है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लगाता है। तो सूर्य की किरणें हमेशा इन दोनों रेखाओं के बीच में ही पड़ती रहेंगी, चाहे सूर्य यहाँ पे हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ पे हो। तो ये क्षेत्र में क्या होता है, हमेशा प्रकाश पड़ता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पे हमेशा जो वातावरण रहता है वो हमारा हमेशा गर्म रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध बोला जाता है। ठीक है। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध। चूंकि ये दोनों आपके ध्रुव होते हैं, ध्रुवों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो इसको बोलते हैं, इस वाले कटिबंध को बोलते हैं शीत कटिबंध। और उष्ण और शीत के जो बीच का कटिबंध होता है ये वाला, उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जब बात होगी पूर्वी घाट की, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी बन जाएगी, आपकी अरयो कोंडा। ठीक है, अरोया कोंडा। लेकिन जब बात होगी पश्चिमी घाट की, ठीक है, पश्चिमी घाट की, तो मैंने आपको कौन सी बताई थी, तो मैंने बताई थी आपको अनाई मुड़ी। ठीक है। देखिए, ये लिखा हुआ नाम अनाई मुड़ी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अनाई मुड़ी। क्लियर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। लेकिन बात करेंगे जनसंख्या की, जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 पे पहुंच चुका है। ठीक है। अब भारत का यदि आपसे पूछा है भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितना परसेंट है, तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4% है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य में सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ठीक है। देखिए, सिमलीपाल भी है और एक आपका भीतरकनिका भी है। ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये दोनों नेशनल पार्क आपके उड़ीसा में ही है। ठीक है। कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में। क्लियर। बात करें यदि मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो किस में राज्य में है, तो आपके मध्य प्रदेश में ही है। तो इनको नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपका आ गया पेंच, यानी पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है, पन्ना, कान्हा, कूनो, सतपुड़ा। ठीक है। पेंच, पन्ना, कान्हा, कूनो, सतपुड़ा, और ये तो आपके कहाँ हो गए, आपके मध्य प्रदेश में हो गए। ठीक है। इसके अलावा आपका बालाघाट भी है, और बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। संजय गांधी भी आपका यहीं पड़ेगा, संजय गांधी का कुछ हिस्सा आपका यहीं पड़ेगा। तो ये नेशनल पार्क आपके कहाँ पड़ जाएंगे, आपके मध्य प्रदेश में।
सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। और जो आपका कुनो नेशनल पार्क है, यहीं पे तो आपके जो नाइजीरिया से, सॉरी नामीबिया से जो आपका चीते मारे गए थे, वो आपके यहीं कुनो नेशनल पार्क में ही छोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? किस अनुच्छेद को बात हो रही है? जब अनुच्छेद की बात होगी तो अनुच्छेद आ जाएगा 32। ठीक है, तो ये तो आपसे पूछा है किस भाग को, यानी संविधान के किस भाग को हृदय एवं आत्मा का है, तो इसमें आ जाएगा आपका प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा भी कहा गया है, लेकिन जब एक किसी पर्टिकुलर एक अनुच्छेद की बात होगी तो अनुच्छेद आपका 32 में सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। उस राज्य का राज्यपाल किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है? तो उस राज्य की विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको ही वो उस राज्य का मुख्यमंत्री बना सकता है। ठीक है, उसको पहले बहुमत साबित करना होगा, तब जाके वो मुख्यमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करती है? यानी पहले और दूसरे के क्षेत्र में विकास में सहायता करने वाली कौन सी होती है? तो आपकी तृतीयक होती है। ठीक है, तीनों तीनों क्षेत्र एक दूसरे क्या होते हैं? आपके पूरक होते हैं, यानी किसी एक क्षेत्र के बिना दूसरे क्षेत्र का काम नहीं चल सकता है। तो पहले और दूसरे की हेल्प कौन करता है? तो वो करता है आपका तीसरा वाला तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, जो अर्थव्यवस्थाएं स्वयं व्यवसाय के रूप में अस्तित्व में आती हैं और उनका उत्पादन विकसित होता है, क्या कहलाती हैं? स्वयं व्यवसाय के रूप में अस्तित्व में आती हैं, तो ऐसी कौन सी होती हैं? वो आंतरिक अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जो अपने देश के अंदर ही सारी जरूरतों को पूरा कर लेती हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम क्या है? यानी एक साल की किस्त क्या है? एक साल में कितनी किस्त जाती है उसकी? तो 330 रुपये एक साल में किस्त कटती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है तो अनचाहे पदार्थों को तो क्या बोला जाता है? वायु प्रदूषण बोला जाता है। तो जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होते हैं, तो जो अनचाहे पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम वायु प्रदूषण का रूप देते हैं। ठीक है, जो अनचाहे पदार्थ आपके वायु में शामिल होंगे तो वायु प्रदूषण कहलाएगा, अनचाहे पदार्थ जल में शामिल होंगे जल प्रदूषण कहलाएगा, ध्वनि में शामिल होगा ध्वनि प्रदूषण, मृदा में शामिल होगा मृदा प्रदूषण। ठीक है, यानी ऐसी चीज जो हमें जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, और वो उसमें शामिल हो रही है, तो आपके हमारे अनचाहे पदार्थ होंगे। तो अनचाहे पदार्थ यहाँ पे क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। साइंस की भाषा में उनको प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी को नाम से जाना जाता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखिए, औसत वेग के लिए ऐसा ही मात्रा क्या है? तो जब बात वेग की होती है तो वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, वेग का मात्रा आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। और त्वरण का मात्रा क्या होता है? त्वरण का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इनका ऑप्शन नंबर जो सी है वो त्वरण का मात्रक दे रखा है। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विस्थापन की एक तरह की दूरी होती है, तो दूरी बट्टे समय क्या कहलाता है? दूरी बट्टे समय आपका वेग ही कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का प्रतीक है जो साधारण तापमान पर तरल रूप में पाया जाता है? तो आपको पता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो वह है आपकी पारा, और पारा का प्रतीक कौन सा होता है? एच जी। मरकरी को क्या बोलते हैं? एच जी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से संबंधित है? किसके सब परिवहन से? तो पानी के परिवहन से। ठीक है, तो ये दो प्रकार के उत्तर ज्यादा पाए जाते हैं पौधों में, कौन से? एक तो फ्लोएम होता है और एक आपका जाइलम होता है। और भी ऊतक होते हैं, लेकिन इन दोनों से क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछा जाता है। तो जहाँ पे आपको जाइलम, ज और ल, जल, तो जल का जो परिवहन करते हैं वो कौन सा होता है? वो आपका जाइलम ऊतक होता है। और फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब फूड। तो जो खाना बनता है पत्तियों द्वारा पौधों में पत्तियों द्वारा जो खाना बनता है वो खाने को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का काम किस ऊतक का होता है? तो वो फ्लोएम ऊतक का होता है। ठीक है,
ये पानी पहुंचाने का काम किसका होता है, तो आपका जाइलम ऊतक का होता है। दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। खाने का परिवहन कौन करता है, तो आपका फ्लोएम करता है, और पानी का तो जाइलम करता है। देखिए ज वाला यहाँ पे जल है, यहाँ पे फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब आप अभी ट्रिक के लिए फूड समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर नहीं है, मौजिला है ये, ओपेरा भी है, लेकिन शालीमार आपका नहीं है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, केबल 3 आपका ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, या फिर 6। तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में आपके 5 प्लेयर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, मई 2024 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जिमनास्ट कौन थी। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जिमनास्ट थी आपकी दीपा कर्माकर, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, दीपा कर्माकर। नेक्स्ट देखिए, मई 2024 को उत्तर प्रदेश के पिंक ई रिक्शा चालक आरती ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। नोबेल शांति पुरस्कार, अमन क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, या फिर अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार, या फिर वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार। तो आरती को जो पुरस्कार बना था उसका नाम क्या था, अमन क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। ओटिस, रोल्फ डीजल, लैरी पेज, या फिर रैन लेंके, ठीक है। तो डीजल इंजन की बात हो रही है, तो इनके नाम में डीजल है, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने आविष्कार किया था। तो रुडोल्फ डीजल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन देखिए आप। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म अथवा धर्मों के मंदिर हैं। तो खजुराहो में कौन से धर्म के हैं, तो खजुराहो पहले है कहाँ पर, तो खजुराहो आपका है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो छतरपुर जिले में है, ठीक है। तो छतरपुर जिले में आपके जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो मंदिर हैं वो आपके जैन और हिंदू दोनों धर्मों के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक वो भी पड़ता है, कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर भी आपका कहाँ पर है, तो छतरपुर में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्व पाकिस्तान था। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान तो वर्तमान में पाकिस्तान है, जो पहले पूर्व पाकिस्तान था वो अब क्या है, वो आपका वर्तमान में बांग्लादेश है, ठीक है। वर्तमान में क्या है, वो बांग्लादेश है। ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।